Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज जो सोनेट्स का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि जो मेजर सोनेट्स हैं जिनसे पूछा जाता है वो मैं आपको करा चुका हूं, और उस सीरीज़ में जो कुछ सोनेट्स बची हुई थी जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। और जो सोनेट्स मैंने अभी तक कराई हैं वो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो जब आज की जो 3-4 सोनेट्स हैं उनको कराने के बाद में मैं आपका एक छोटा सा रिवीजन भी कराऊंगा सभी सोनेट्स का, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज की जो ये हमारी सोनेट है ये है सोनेट नंबर 1। अक्सर ये देखा जाता है कि पहली और आखिरी सोनेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सोनेट नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सोनेट नंबर 154 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सोनेट नंबर 1 की तरफ और ये जानते हैं कि सोनेट में है क्या। सोनेट का जो टाइटल है वो है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज। अब इस टाइटल को समझने की कोशिश कीजिए आप। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स, जो फेयरेस्ट क्रिएचर्स होते हैं, वी डिज़ायर इंक्रीज, तो हम उनसे इच्छा रखते हैं कुछ ज़्यादा की। अब ज़्यादा की किस चीज़ की इच्छा रखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये जो पोएम है ये पोइट ने अपने फ्रेंड को एड्रेस की है और वो ये चाहते हैं कि जो उनका दोस्त है, जो उनका मित्र है, क्योंकि वो फुल ऑफ पर्सनैलिटी है, फुल ऑफ ग्लोरी है और कह सकते हैं कि सौंदर्य से भरा हुआ है उनका जो मित्र है, तो वो ये चाहते हैं कि उनका जो मित्र है वो अपनी जो कमिंग जनरेशन है उसकी तरफ ध्यान दे। वो ये सोचे कि उसकी संतान भी उसके जैसे हो सकती है, लेकिन वो इस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। वो फैमिली के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, वो केवल खुद तक सीमित है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड है। एक चीज ध्यान रख लेना, सोनेट नंबर 1 में उन्होंने अपने दोस्त की कौन सी क्वालिटी के बारे में बताया है, सेल्फ सेंटर्ड होने के बारे में, कि वो सेल्फ सेंटर्ड है यानी कि खुद तक सीमित है। जो उनका दोस्त है वो किस तक सीमित है, खुद तक सीमित है। वो ये नहीं सोच रहा कि वक्त जो है वो बदलेगा, क्योंकि जो समय है दोस्तों वो चलता रहता है और समय किसी का वेट नहीं करता। कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय का जो ये चक्र है ये किसी का इंतजार नहीं करता, तो इसके दोस्त का इंतजार वो क्यों करेगा। तो ब्यूटी जो है वो तो नष्ट हो जानी है, लेकिन उस ब्यूटी को ट्रांसफर भी तो किया जा सकता है। वो सौंदर्यता जो उसमें है वो उसकी संतानों में भी तो हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो इस विषय में सोच ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो कंप्लीट पोएम है ये पूरा इसी के बारे में है, इसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर लिखी गई है। और वो ये कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं, जो सुंदर चीजें होती हैं, वो अपनी सौंदर्यता को हमेशा फैलाती रहती हैं। वो अपनी सौंदर्यता को सीमित नहीं रखती, उनकी सौंदर्यता हर पल कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है और वो आगे चलती रहती है। वो ये बात यहां पर कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सोनेट है ये मैं आपको बता देता हूं कि इस सोनेट में वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या वो कहते हैं। तो वो ये कहते हैं फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज। जो फेयरेस्ट क्रिएचर होते हैं यानी कि गुड लुकिंग पीपल, यहां पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेयरेस्ट क्रिएचर। फेयरेस्ट क्रिएचर से आप क्या समझते हैं, तो योर आंसर विल बी गुड लुकिंग क्रिएचर, गुड लुकिंग पीपल। जो गुड लुकिंग पीपल होते हैं वो फेयरेस्ट क्रिएचर होते हैं, और उन फेयरेस्ट क्रिएचर से हम क्या डिमांड करते हैं, वी डिज़ायर इंक्रीज। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। और डिज़ायर इंक्रीज का मतलब कि वी वॉन्ट दोज पीपल टू हैव द चिल्ड्रन लाइक दैम, कि हम उन व्यक्तियों से एक अपेक्षा करते हैं कि वो उनके जो संतान हैं वो भी उनकी तरह ही हो और उनकी तरह कैसी सौंदर्य से परिपूर्ण हो। So here in the very first line, the poet is talking about the future generation, or we can say that he is concerned about the future generation of his poet, to whom he is not worried at all.
जिसके बारे में जो पोइट का जो दोस्त है वो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट लाइन पर गौर देना साथियों, फर्स्ट लाइन है इसकी, ये मैं पोएम आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, जो ये पोएम्स है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट भी। तो इसमें फर्स्ट लाइन में वो क्या कहता है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। जो फेयरेस्ट क्रिएचर होते हैं उनसे हमारी जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। और क्या बढ़ जाती है इच्छा? इच्छा ये बढ़ जाती है कि वी वॉन्ट सेम टाइप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दोज पीपल, एज ब्यूटिफुल, एज माइल्ड, एज गुड कंडक्ट। तो बिल्कुल उसी रूप में सुंदर, आचरण से परिपूर्ण और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले संतान की हम अपेक्षा करते हैं। किससे? ऐसे व्यक्तियों से जो वास्तव में सुंदर होते हैं। तो ये बात यहां पर कही गई है इन द वेरी फर्स्ट लाइन। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, बट एज द राइपर शुड बाई टाइम डिक्रीज, ये लाइन आती है, एज द राइपर शुड बाई टाइम इंक्रीज। लेकिन क्या होता है, जो राइपर होता है, कहने का मतलब द ओल्ड पीपल, ध्यान रखना, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो वृद्ध अवस्था है, आपको पता है कि वो आपने लाइन सुनी होगी, ओल्ड ऑर्डर चेंज एंड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, वही होता है कि पुरानी अवस्थाएं बदलती हैं, उनका स्थान नई अवस्थाएं ले लेती हैं। जो ओल्ड पीपल हैं उनको क्या होना है, उनकी एक दिन मृत्यु होनी है, उनकी एक दिन मृत्यु होनी है। तो जो एक दिन जो ओल्ड पीपल हैं दे विल पास अवे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, द यंगर वन, जो यंगर वन है, दे विल शेयर द मेमोरीज ऑफ देयर एल्डर वंस। जो उनके पुराने लोग हैं, जो उनके बुजुर्ग लोग हैं, उनकी यादों को कौन शेयर करेगा? उनकी यादों को शेयर करेंगे उनके जो बुजुर्ग लोगों की यादों को शेयर करेंगे जो यंग जनरेशन है, यंगर जनरेशन। यही तो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। हम संतान पैदा क्यों करते हैं? क्या कारण है संतान पैदा करने का? दोस्तों, संतान पैदा करने का कारण आपने सुना होगा, बड़े बुढ़े भी कहते हैं इस बात को, कि जो एक नाम चलता रहता है, एक वंश चलता रहता है, कि ये पहचान होती है कि ये उनका बेटा है, ये उनका पोता है या उनकी पोती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनका नाम बना रहता है, उनकी पहचान बनी रहती है, और उसी पहचान को आगे ले जाती है हमारी आने वाली जनरेशन। अदरवाइज हम तो फ्री रहे, बिना संतान के एक केयरलेस लाइफ स्पेंड इंसान करे। लेकिन संतान पैदा करने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि अपने जो पीढ़ी है, अपनी जो पुरानी जो जनरेशन है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके नाम को बरकरार रखना, और यहां तक कि अपने नाम को भी बरकरार रखना। संतान का ये जो होता है, ये पर्पस होता है। यहां पर शेक्सपियर जो है इस बात को लेकर कंसर्न है, अपने दोस्त को लेकर कंसर्न है कि तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो पुराने लोग होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं और उनका स्थान नए लोग ले लेते हैं। और जब नए लोग ले लेते हैं उनका स्थान, तो क्या होता है, नए लोगों के लेने पर वो उनकी ब्यूटी को, उनकी सौंदर्यता को, उनके जो उनका एक वे कंडक्ट है, उसको वो आगे ले जाते हैं, उसको वो आगे बढ़ाते हैं, वो बात उनसे वो कहते हैं। लेकिन यहां पर जो शेक्सपियर के दोस्त हैं, नेक्स्ट लाइन में आपको देखने को मिलेगा, वो क्या कहते हैं, बट यू ओबेस्ड विद योर ओन ब्यूटी। लेकिन तुम तो खुद अपनी सौंदर्यता तक सीमित हो। वो ये कहते हैं बट यू ओबेस्ड विद योर ओन ब्यूटी, लेकिन तुम तो खुद तक सीमित हो। कहने का मतलब जो शेक्सपियर के फ्रेंड हैं वो किस तक कैसे हैं, ही इज अ सेल्फ सेंटर्ड मैन। वो सेल्फ सेंटर्ड मैन है, यानी कि खुद तक सीमित रहने वाले व्यक्ति हैं। शेक्सपियर के जो फ्रेंड है वो सेल्फ सेंटर्ड मैन है, जो कि खुद अपनी सौंदर्यता तक सीमित रहने वाले व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं, शेक्सपियर अपने दोस्त को यहां पर सेल्फिश कहकर भी पुकारते हैं। फीड्स दाई लाइट फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल। तुम क्या करते हो, तुम अपने ईंधन को केवल और केवल अपने लिए यूज करते हो। कहते हैं ना, जो फ्लेम होती है, जो ऊर्जा होती है, उसका प्रयोग
वो अपने बच्चों के बारे में, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोच नहीं रहा है। वो केवल और केवल खुद तक सीमित है, खुद के लिए कर रहा है। यहां पर शेक्सपियर इस प्रकार से कंसर्न है WH को लेकर, जैसे कि माता पिता होते हैं ना, वो सोचते हैं अपने बच्चों को लेकर, और जिन बच्चों के उनके संतान नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है, तो उनको वो कंसर्न रहते हैं, उनके बारे में चिंता उनको रहती है। इसी प्रकार से यहां पर शेक्सपियर को WH को लेकर कंसर्न है कि कहीं वो खुद तक ही, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड पीपल थे, केवल खुद पर फोकस था, एक मनमोजी स्वभाव का व्यक्ति था, तो उनको लगता है कि कहीं वो खुद को खुद तक सीमित ना कर लें। इस वजह से वो चाहते हैं कि वो क्या करें, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाए और अपने नाम को आगे बढ़ाए, और जो उनकी ग्लोरी है, जो उनकी सौंदर्यता है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो भी आगे बढ़े, वो भी आगे की तरफ पहुंचे। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो तभी तो ये कहते हैं बट यू ओब्सेस्ड विद योर ओन ब्यूटी, तुम तो केवल और केवल अपने खुद के सौंदर्य तक सीमित हो, सेल्फिशली कंज्यूम। वो क्या करते हैं, तुम अपनी जो ब्यूटी है खुद को, मतलब एक स्वार्थ रूप से अपनी ब्यूटी को तुम सेल्फिशली जो है अपने खुद तक जो है कंज्यूम करते हो। वो इस बात को यहां पर वो ये कहते हैं, मेकिंग अ फेमिनिन वेयर अबंडेंस लाई, दाई सेल्फ दाई फॉय, टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल। वो देखो कितनी बड़ी बात वो ये कहते हैं। वो ये कहते हैं इस सौंदर्यता के स्थान में तुम्हारी जो सौंदर्यता है वो सेल्फ है, वो सेल्फ है। दाई सेल्फ दाई फो, इसमें गौर करना, दाई सेल्फ दाई फो, फो मीन्स दुश्मन, एनिमी। मुझे ऐसा लगता है तुम खुद के दुश्मन बन चुके हो। कौन किससे कह रहा है, यहां पर शेक्सपियर कहते हैं, और किसको कहते हैं, WH को कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम खुद के दुश्मन बन चुके हो, तुम अपने ही दुश्मन बन चुके हो। इस प्रकार से वो WH को कहते हैं, क्यों बन चुके हो, क्योंकि तुम सोच नहीं रहे हो किसके बारे में, कमिंग जनरेशन के बारे में सोच नहीं रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर अ सेल्फिश फेलो एंड सेल्फ सेंटर्ड मैन। तुम एक सेल्फिश फेलो हो और सेल्फ सेंटर्ड मैन हो, जो व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में सोचता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यहां पर हो। तो वो ये बात कहते हैं, और किसके बारे में कहते हैं, ये बात कहते हैं वो अपने दोस्त के बारे में। तो कुल मिलाकर वो ये कहते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम जो समाज की सौंदर्यता है, जो संसार की सौंदर्यता है, उसको बरकरार नहीं रखना चाहते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हारा केवल खुद तक ध्यान है और खुद तक तुम सीमित हो। तो ऐसा लगता है मुझे कि शायद तुम खुद के ही दुश्मन बन चुके हो। दाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट, तुम्हारी जो कला है इस समय वो किसके समान है, दैट इज जस्ट लाइक ऑर्नामेंट, वो एक आभूषण के समान है। और दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि आभूषण का प्रयोग क्यों किया जाता है। आभूषण का प्रयोग किया जाता है सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। और यहां पर वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, वो एक आभूषण के समान है, लेकिन तुम उस आभूषण को, जो उस सौंदर्य है, तुम उस सौंदर्य को गवा रहे हो, तुम उस आभूषण को वेस्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार से तुम ऐसा कर रहे हो, जो सौंदर्य तुम्हें पृथ्वी पर मिला है, जो एक ऑर्नामेंट के रूप में तुमने प्राप्त किया है, तुम उस सौंदर्य को कहीं ना कहीं व्यर्थ कर रहे हो। एंड ओनली हेराल्ड टू दी गाउडी स्प्रिंग, और केवल और केवल क्या है, जो कमिंग स्प्रिंग है, जो कमिंग स्प्रिंग है, जो आने वाला बसंत है, तुम्हें उसकी तरफ भी तो ध्यान देना है। और वो बसंत कब आएगा, बसंत तब आ सकता है जब जो पीछे के जो वेदर्स होते हैं उसको कोऑपरेट करेंगे। अगर जो वेदर की जो चेंज होती है, ये जो साइकिल होती है, ये अगर जो टूट जाए तो क्लाइमेट जो है हमारा बिगड़ जाएगा, हमारा माहौल, हमारा वेदर, हमारा जो वातावरण है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन तुम्हें इसे संभालना है, तुम्हें इस वातावरण को आगे ले जाना है और अपनी सौंदर्यता से कहीं ना कहीं इसको परिपूर्ण करना है। तुम्हें अपनी सौंदर्यता से इसमें चार चांद लगाने हैं। वो ये बात उनसे कहते हैं, और ये बात वो कहना चाहते हैं, किसके लिए कहना चाहते हैं, ये बात वो कहना चाहते हैं अपने दोस्त के लिए, कि तुम्हें अब उठना होगा, तुम्हें सोचना होगा और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और किसके बारे में सोचना होगा, तुम्हें सोचना होगा अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। विद इन दाई ओन बर्ड बरिएस्ट द कंटेंट,
ओ टेंडर क्रूअल मेकेस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग। और वो ये कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ब्यूटी को कहीं ना कहीं दफन कर रहे हो, बरी कर रहे हो। तुम अपने ही सौंदर्यता को क्या करते जा रहे हो, तुम अपने ही सौंदर्यता को दफनाते जा रहे हो विद इन योरसेल्फ। किसके अंदर? खुद के अंदर। कहने का मतलब तुमने अपनी कब्र अपने शरीर के अंदर बना ली है। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि तुमने अपनी कब्र अपने शरीर के अंदर बना ली है। क्यों? क्योंकि तुम केवल सेल्फ सेंटर्ड हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद की ग्लोरी के बारे में सोच रहे हो, खुद की ब्यूटी के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है संसार से, तुम्हें कोई मतलब नहीं है समाज से कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और तुम्हें कोई मतलब नहीं है अपने आने वाली जनरेशन से। तो अपने आप पर कंसर्न करो, अपनी ब्यूटी को वेस्ट मत करो, अपनी सौंदर्यता को, अपने ग्लोरी को वेस्ट मत करो, और वक्त रहते एक ऐसा डिसीजन लो जो कि तुम्हें लोग आगे आने वाली जनरेशन में भी याद करें। पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस ग्लूटन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। और वो ये कहते हैं एक काम करो, कम से कम खुद पे ना तो इस संसार पे तो पिटी कर दो थोड़ी सी, इस संसार पे तो थोड़ी सी दया कर दो। अगर तुम खुद पे भी दया नहीं करना चाहते तो इस संसार पे थोड़ी सी दया कर दो। किस चीज की दया? एंड बियर अ चाइल्ड, एक बच्चे को जन्म देकर, एक बच्चे को जन्म देकर, बिल्कुल स्पष्ट रूप में यहां पर मैसेज दिया गया है, एक बच्चे को जन्म देकर संसार पर थोड़ी सी कृपा कर दो, संसार पर थोड़ी सी दया कर दो। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज तुम्हारी जो कब्र है उसमें तुम खुद ही शिकार बन जाओगे, और कुल मिलाकर जो अंत होगा वो कब्र में चले जाओगे, और उस बॉडी को क्या होगा? ईट, केवल वॉर्म्स जो है वो खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। कुल मिलाकर कीड़े मकोड़ों का तुम शिकार बन जाओगे। उससे पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है वो तुम्हें याद करे, और केवल आने वाली पीढ़ी नहीं, समाज तुम्हें याद करे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जो बच्चा होगा वो भी इतना ही अच्छा होगा जितने कि तुम हो। तो कुल मिलाकर यहां पर ये जो सोनेट है दोस्तों, इस सोनेट में जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, विलियम शेक्सपियर जो है वो WH की कमिंग जनरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उनको इस बात की चिंता है और इस बात का डर भी है कि उनका जो दोस्त है वो खुद तक सीमित हो चुका है। उसको केवल और केवल अपने बारे में मतलब है, वो केवल अपने बारे में सोचता है, उसको समाज से कोई मतलब नहीं है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल वो सेल्फिश हो चुका है और केवल उस स्वार्थ के बारे में सोचता है। तो उस स्वार्थ को लेकर जो पॉइंट है उनको चिंता होती है, शेक्सपियर को चिंता होती है, और वो उससे यही कहते हैं कि जो फेयरेस्ट क्रिएचर होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, या फिर सुंदर दिखने वाले भी, और ध्यान रखना फेयरेस्ट क्रिएचर का मतलब केवल सुंदर दिखने वाले यहां पर नहीं है, यहां पर दोनों मीनिंग है। यहां पर वो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से वो कह रहे हैं कि वो दोनों रूप से स्ट्रांग है। जो उनका दोस्त है उसके अंदर दोनों रूप से एक ताकत है, दोनों रूप में ही वो स्ट्रांग है, उसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, वो एक अच्छे आचरण वाला है, वो मतलब जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छे आचरण वाला, सुंदर दिखने वाला ऐसा व्यक्ति है। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अपने सौंदर्यता को खुद ही अपने अंदर दबा कर रख रहा है, और जबकि सुंदर चीजों से, अच्छे लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अच्छाई को आगे भी फैलाएं, और उनकी अच्छाई हमें देखने को मिल सकती है उनकी आने वाली जनरेशन में, उनकी संतानों में वो अच्छाई देखने को मिल सकती है। लेकिन जो WH है वो यहां पर खुद तक सेंटर्ड हो चुके हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, और उनको लगता है वो कुछ भी नहीं सोच रहे अपने आने वाले टाइम के लिए, जबकि जो कमिंग जनरेशन है वो एक अच्छी फ्यूचर जनरेशन की डिमांड कर रही है। ऐसा शेक्सपियर को उनसे उम्मीद है। किससे उम्मीद है? अपने दोस्त से उम्मीद है, क्योंकि वक्त जो है ये ऐसा ही होता है दोस्तों। वक्त बदलते में देर नहीं लगती है, समय बदलता रहता है, और हम सभी की जो यात्रा होती है वो एक सीमित क्षेत्र तक होती है। कहते हैं ना कि वक्त ही हंसाता है, ये वक्त ही रुलाता है, ये वक्त ही मेरे दोस्त जीने का अंदाज सिखाता है। इस वक्त के हाथों की हम लोग हैं कठपुतली, जब चाहता है जैसा हम सबको नचाता है। ये वक्त ही हंसाता है, ये वक्त ही रुलाता है, ये वक्त ही मेरे दोस्त जीने का अंदाज सिखाता है। तो वास्तव में वो टाइम का फैक्टर ही होता है कि जब हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो ओल्ड जनरेशन है वो हमें छोड़कर चली जाती है और नई जनरेशन रह जाती है।
और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती रहती हैं, तो सभी को मरना है। कहते हैं ना, थॉमस ग्रे ने कहा है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। गौरव का रास्ता हमें आगे तो लेकर जाता है, लेकिन लेकर कहां जाता है? कब्र में लेकर जाता है। अब कब्र में लेकर जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने जो वर्क है, हम अपनी जो इंटेंशंस है, उनको तोड़ दें, उनको बर्बाद कर दें। नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हरगिज नहीं करना है, बल्कि हमें तो आगे तक बढ़ते जाना है और हमें अपनी आने वाली जनरेशन को भी उतना ही स्ट्रांग करना है जितने कि खुद हम हैं। ऐसा ही हमें उनको भी ताकतवर बनाना है। और आपने दोस्तों यूलिसिस पढ़ी होगी, टेनिसन की पोएम है यूलिसिस। अब उसमें एक लाइन आती है, टू स्ट्राइव टू सीक। हमें क्या करना है? चीजों की खोज करनी है, हमें तलाश करनी है, बट नॉट टू यील्ड। समर्पण नहीं करना है। अगर जो झुक गए तो बात बिगड़ गई। तो हमें केवल और केवल आगे बढ़ते जाना है, और यही उद्देश्य आपके जीवन का भी होना चाहिए साथियों, कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी है, पीछे मुड़ने की हमें सोचनी नहीं है। तो जो टारगेट आपने सोचा है या जो टारगेट आपने अपने मन में बनाया है, उसको आप बड़ी सच्ची लगन से करें, उसको मेहनत से करें। तो मैं ये कहता हूं कि कायनात की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचने से रोक सके। आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर जो आप उस डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, उस विल पावर के साथ काम करते हैं। तो वही यहां पर एक मैसेज शेक्सपियर अपने दोस्त को कहना चाहते हैं कि तुम अच्छे आचरण वाले हो, तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम्हारे अंदर वो दम है कि आने वाली जो जनरेशन है वो स्ट्रांग हो सके। तो तुम उस पर ध्यान दो, बच्चों के बारे में सोचो, लेकिन वो खुद तक सीमित है। और वो उसको ये भी संदेश दे देते हैं कि हमारा सभी का अंत निश्चित है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो संतान है वो हमारे आचरण को, हमारे गुणों को, हमारी जो एक ग्लोरी होती है उसको आगे ले जाए और कहीं ना कहीं उसको इंक्रीज करे। तभी तो ये लाइन आती है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। ध्यान रखना साथियों, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। इस लाइन को अगर जो एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब यही निकलता है कि वी वांट फ्रॉम द बेस्ट लुकिंग पीपल जो बेस्ट लुकिंग पीपल होते हैं या फिर जो बेस्ट कंडक्ट वाले पीपल होते हैं, हम उससे अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो श्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। और उसको यह भी बताते हैं कि जो हमारा अंत निश्चित है, तो आने वाले समय के लिए वो तैयार रहे और अपनी पीढ़ी को भी तैयार रखे। लेकिन वो तो अपनी ब्राइट आइज तक सीमित है। वो उसको कहता है, बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड दाइन ऑन ब्राइट आइज। तुम तो केवल सेल्फ सेंटर्ड बन चुके हो, तुम्हें तो अपनी चमकीली आंखों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कहने का मतलब तुम्हें केवल और केवल अपनी पर्सनैलिटी दिखाई पड़ती है, अपना व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। तुम्हें मतलब नहीं है अपनी संतान को लेकर या भावी पीढ़ी को लेकर, तुम्हें कोई उसका मतलब नहीं है। तुम तो सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो, तुम खुद तक सीमित हो चुके हो, तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो जो खुद तक सीमित है। तो कहने का मतलब तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुद के दुश्मन बन चुके हो, खुद के दुश्मन बन चुके हो। तुम्हें लगता है तुम खुद से मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम खुद के दुश्मन बन चुके हो। तुम खुद के साथ निर्दयता दिखा रहे हो। ये क्रूएलिटी है जो तुम अपने ऊपर कर रहे हो। तो ये क्रूएलिटी होनी नहीं चाहिए, ये निर्दयता यहां पर होनी नहीं चाहिए। ऐसा मैसेज वो अपने दोस्त को देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो सौंदर्य भरी चीजें होती हैं वो अपनी सौंदर्यता को फैलाती रहती हैं और वो आगे बढ़ाती रहती हैं। और बसंत तभी आता है जब उनको पीछे के जो वेदर होते हैं, जो पास्ट का समय निकला हुआ है, वो उनको कोऑपरेट करते हैं। तो बसंत जो खिलखिलाता बसंत है वो तभी आता है, अदरवाइज बसंत नहीं आ पाता। और अंत में क्या होगा? अंत में तुम्हारी एक ग्लोरी, तुम्हारी जो सुंदरता है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगी, कब्र में मिल जाएगी और कीड़ों का शिकार बन जाएगी। कीड़े इस सौंदर्यता को खाएंगे। वो जो कीड़े हैं वो इस सौंदर्यता को अपना शिकार बना लेंगे और तुम कहां होगे? तुम्हारी स्थिति कब्र में होगी। तो वो ये कहना चाहते हैं, कब्र में जाने से पहले तुम्हें जागना होगा। दोस्तों, मेरी एक पोएम है जिसमें लाइन आती है, मिट्टी में मिलने से पहले, मिट्टी में मिलने से पहले तू काम ऐसा कर दिखा, मिट्टी में मिलने से पहले तू काम ऐसा कर दिखा, अभिमान हो तुझ पर इस देश को, तू अपना नाम ऐसा कर दिखा, तू अपना नाम ऐसा कर दिखा।
कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है स्नेह से स्वीकार तू, स्नेह से स्वीकार तू। तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यहाँ दुख से पहले सुख नहीं। तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यहाँ दुख से पहले सुख नहीं। जीवन इसी का नाम है, तू ठान ले उस लक्ष्य को, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है। मिट्टी में मिलने से पहले तू अपना नाम ऐसा कर दिखा, अभिमान हो तुझ पर इस देश को, तू कुछ काम ऐसा कर दिखा, तू कुछ काम ऐसा कर दिखा। तो दोस्तों वही बात शेक्सपियर अपने दोस्त से कहना चाहते हैं कि मिट्टी में मिलने से पहले, कब्र में जाने से पहले तुम खुद के बारे में इतना मत सोचो, अपनी जो जनरेशन है उसके बारे में सोचो, जो कल के लिए तुम्हें एक वृक्ष लगाना है उसके बारे में सोचो। वो बात, इतनी बड़ी बात वो उनसे कह देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सोनेट नंबर 1। इनकी जो सोनेट नंबर 1 है, इसकी जो लाइंस हैं या तो आप इंटरनेट से खुद डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैं आपको इसकी जो है इसकी पिक आपको भेज दूंगा सोनेट की। तो सोनेट नंबर 1 उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ये जो टाइटल है, टाइटल का मीनिंग अक्सर पूछ लिया जाता है, तो टाइटल आपको क्लियर होना चाहिए। टाइटल क्या है? फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। जो फेयरेस्ट क्रिएचर्स होते हैं उनसे हमारी डिजायर्स बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब अच्छे लोगों से हमें अच्छे संतान की उम्मीद होती है कि उनकी संतान भी ऐसी होगी। अब देखो, कहा तो कुछ नहीं जा सकता, प्रेडिक्ट कुछ नहीं किया जा सकता कि कैसी होगी। आपने देखा होगा कि बहुत से अच्छे लोग होते हैं लेकिन उनकी जो जनरेशन होती है बहुत खराब होती है। वो सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा नाम बढ़ाएंगे, लेकिन वो तो बदनाम कर जाते हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिविटी को ही अपने अंदर रखना चाहिए। नेगेटिव तो निकाल देना चाहिए, निकाल फेंकना चाहिए। नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सकारात्मक पहलू को भी दर्शाती है। ये कविता एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है शेक्सपियर की अपने दोस्त के प्रति। जो एक पॉजिटिव उनकी सोच थी उसको ये पोयम दर्शाती है। एक सच्ची जो एक सोच होती है उसको ये पोयम रिप्रेजेंट करती है। तो ये उन्होंने इसमें बताया। अब इसके बाद दोस्तों अब हम बढ़ेंगे जो शेक्सपियर की और पोएम्स की तरफ मैं बढ़ता हूं और आपको सोनेट नंबर 1 आपको करा दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं जो अदर सोनेट्स हैं शेक्सपियर की, उनमें जो हम बात करेंगे आज वो करेंगे सोनेट नंबर 33। शेक्सपियर की सोनेट नंबर 33 की हम बात करते हैं। अब ये 33 में क्या है, किस बारे में है, ये आपको मालूम ही होगा कि 33 ये जो सोनेट है ये WH को एड्रेस की गई है। ये सोनेट किसको एड्रेस की गई है? WH जो इनके दोस्त हैं उनको ये सोनेट एड्रेस की गई है। अब इसका जो टाइटल है वो क्या है दोस्तों? इसका टाइटल है फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग आई हैव सीन। फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग आई हैव सीन। याद रख लेना, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग आई हैव सीन ये कौन सी सोनेट है? देन योर आंसर विल बी सोनेट नंबर 33। कौन सी सोनेट है ये सोनेट नंबर 33 है। टाइटल क्या है कि फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग आई हैव सीन। ये सोनेट का हमारा टाइटल है कि फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग आई हैव सीन। अब इसको अगर जो हम इस टाइटल को ही एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले हमें यहां पर बात करनी होगी कि ये सोनेट किस बारे में है, किस चीज को दर्शाती है। दोस्तों इसमें एक तो एक पिक्टोरियल आर्ट का बहुत अच्छा यूज हमें देखने को मिलेगा जो शेक्सपियर ने किया है। साथ साथ जैसे कि शेक्सपियर एक ह्यूमैनिटी के बारे में लिखते हैं और वो सेंटर्ड है अपने दोस्तों डार्क लेडी को लेकर, लेकिन इस पोएम में उसके साथ साथ प्रकृति का भी उन्होंने वर्णन दिया है। प्रकृति का भी वर्णन दिया है और प्रकृति को यहां पर दर्शाया गया है। सूर्य और बादल को यहां पर दर्शाया गया है और सूर्य बादल को यहां पर सूरज और बादल को दर्शाया गया है, प्रकृति को, और उससे कंपैरिजन वो करते हैं अपने दोस्त की। जैसे कि सोनेट नंबर 1 में वो अपने दोस्त को लेकर चिंतित थे और वो उनकी जनरेशन को लेकर कंसर्न थे, ऐसे ही सोनेट नंबर 33 में उनका जो दोस्त है उनको लगता है कि उसने उनके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, दगा किया है, और लेकिन उनका मानना यह है कि जो दिन का उजाला होता है वो अंधेरी रात के बाद भी आ ही जाता है।
दोस्तों मेरी 2 लाइंस हैं। जब भी अंधेरी रातों ने दिन के उजाले से दोस्ती की है, जब भी अंधेरी रातों ने दिन के उजाले से दोस्ती की है, लुटाकर अपना ही आशियां दिन को हर खुशी दी है, दिन को हर खुशी दी है। तो वही चीज है कि शेक्सपियर यहां पर खुद को एक अंधकार के रूप में दर्शाते हैं। उनका जो दोस्त है वो उजाले का प्रतीक है, लेकिन वो जो उजाला है वो कहीं ना कहीं काले बादल के पास आ गया है, काले बादल के पास आ गया है, काले बादल से वो उजाला घिर गया है। और जब वो काले बादल से उजाला घिर गया है, आपको समझ रहे होंगे काला बादल लाइक डार्क लेडी को हम रेफर कर रहे हैं, तो काले बादल से वो गिर गया है। जब वो काले बादल से गिर गया है तो वो क्या उस बादल से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, यही इसका सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये कि कितना ही मौसम क्यों ना बिगड़ जाए, कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन जो मौसम है वो अपने एक्चुअल रूप में भी आ ही जाता है, लौट कर आ ही जाता है। कहने का मतलब बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन जो सही वक्त है वो आ ही जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था कि जीवन इसी का नाम है, यहां दुख से पहले सुख नहीं, यहां दुख से पहले सुख नहीं। तो जीवन में दुख तो मिलता ही है, लेकिन दुख के बाद जो है सुख भी मिलता है। कहने का मतलब अगर जो रात होगी तो दिन भी होगा, अगर जो अंधेरा होगा तो उजाला भी होगा। तो वो उजाला जरूर आएगा, उजाला लाइफ में जरूर आता है। कहने का मतलब अगर जीवन में बुरा वक्त चल रहा है साथियों, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड-19 ने कैसे लोगों की कमर तोड़ डाली है, किस प्रकार से एक आर्थिक स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और इवन अपने जो नियर डियर हैं हम उनको भी गवा चुके हैं ऐसी स्थिति में इस कोविड-19 से। लेकिन ये तो ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होना ही है, दैट इज डेस्टाइन। बट हम ये सोचकर बैठे रहें कि केवल निराशा की तरफ सोचते रहें और दुख की तरफ सोचते रहें, तो फिर तो जीवन में अंधेरा ही छा जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उस पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में भी सोचना है, हमें उस सूरज के उजाले के बारे में भी सोचना है। अगर जो हम सोचते हैं कि रात का अंधेरा आया है, तो हमें सोचना है कि कल एक नया उदय होगा, कल एक नई सवेरा होगा, और उस नए सवेरे से आप अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों हर दिन कुछ नया लेकर आता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए उस नए दिन को नए रूप से स्टार्ट करें, एक नए रिजोल्यूशन से स्टार्ट करें, और जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं उसकी नई शुरुआत करें। कभी भी देर नहीं होती, कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, कि कभी देर नहीं होती। जिस दिन जब जागो तभी सवेरा, तो जब जाग जाओ तभी सवेरा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जैसे शेक्सपियर यहां पर उम्मीद कर रहे हैं अपने दोस्त को लेकर, जो कि कहीं इस प्रकार से ढक चुका है जैसे कि बादलों से जो सूरज की रोशनी है वो ढल जाती है, वो घिर जाती है। जो बादलों से सूरज की रोशनी होती है वो घिर जाती है, उसी प्रकार से शेक्सपियर का जो दोस्त है वो भी किसी अंधकार में फंस चुका है, वो भी किसी डार्कनेस में फंस चुका है। तो उस डार्कनेस से उसके आजाद होने का शेक्सपियर को पूरा इंतजार है कि, और वो अपना जो इंटेंशन है ना, जो अपनी उन्होंने मन में सोचा है कि मेरा जो दोस्त है वो इससे जरूर आजाद होगा, वो इससे जरूर निकलेगा, और वो उनका इंटेंशन बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल यहां पर सही सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं और बता देता हूं इस पोएम में। तो पहली लाइन जो है, जो फर्स्ट लाइन है पोएम की, वो क्या कहती है, वो ये कहती है, फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग आई हैव सीन, कि मैंने बहुत सारी ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स देखी हैं। कहने का मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं जो मैंने सौंदर्य के साथ व्यतीत किए हैं, सुंदरता के साथ व्यतीत किए हैं, जो मेरे अच्छे दिन हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। हम मोदी जी वाले अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर शेक्सपियर जो अच्छे दिन की उम्मीद कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग आई हैव सीन, कि मैंने बहुत सारे ग्लोरियस मॉर्निंग देखे हैं, बहुत सारे सुंदर दिन देखे हैं, बहुत सारी ऐसी सुबह देखी हैं। फ्लैटर द माउंटेन टॉप्स विद सॉवरेन आई, और मैंने देखा है किसको, उस माउंटेन टॉप को, जो पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा है उसको देखा है। और कैसे देखा है, ब्यूटिफाइज विद द सन रेजेस, किसके साथ, सूर्य की किरणों के साथ। सॉवरेन आई, उन आंखों से, मतलब जो चमकती हुई आकाश की आंखें हैं उनसे मैंने देखा है। तो कहने का मतलब जब सूर्य
उस टॉप पर चमकता है, उस पर्वत की शिखर पर चमकता है। मैंने तब सूर्य को देखा है, मैंने उस सूरज की चमक को उस समय देखा है जब सूरज जो है ऊपर की तरफ निकलता है। उस दृश्य को मैंने देखा है। किसिंग विद गोल्डन फेस द मेडोज ग्रीन, वो क्या करता है, वो ऐसे करता है जैसे कि किसिंग विद गोल्डन फेस द मेडोज ग्रीन, वो अपनी सुनहरी किरणों से, वो जो सूरज है वो क्या कर रहा है, वो अपनी सुनहरी किरणों से जो ये हरा भरा घास का मैदान है उसको किस करता हुआ प्रतीत होता है, उसको चूमता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों ये लाइंस कुछ सिमिलर है मैंने भी एक ऐसी कविता लिखी है, मैं बादल बड़ा मतवाला हूं तू धरती बड़ी निराली है। मैं बादल बड़ा मतवाला हूं, जब बादल को धरती से प्रेम हो जाता है, और जबकि बादल कहां रहता है, बादल आकाश में रहता है और धरती कहां रहती है, वो नीचे है। तो बादल धरती से ये कहता है मैं बादल बड़ा मतवाला हूं तू धरती बड़ी निराली है। मैं बादल बड़ा मतवाला हूं तू धरती बड़ी निराली है। मैं अंबर का राजा हूं तू फूलों की शहजादी है। मैं अंबर का राजा हूं तू फूलों की शहजादी है। मैं तुझे चाहने वाला हूं तू मुझे चाहने वाली है। मैं इतरा तासा फिरता हूं तू देख मुझे शर्माती है। मैं इतरा तासा फिरता हूं तू देख मुझे शर्माती है। प्रीत की बेला में अपनी जुल्फों को तू लहराती है, जुल्फों को तू लहराती है। मैं बादल बड़ा मतवाला हूं तू धरती बड़ी निराली है, तू धरती बड़ी निराली है। ऐसे भी दृश्य होते हैं दोस्तों, केवल हमें कल्पना करनी है। मोहब्बत तो कहीं भी हो जाती है, कैसे भी होती है। तो प्रकृति के तत्वों में भी मोहब्बत देखने को मिलती है। जैसे कि आपने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में देखा होगा कि जो सी है, द सी बेयर्स हर बॉसम टू द मून, जो समुद्र रूपी नारी है वो चंद्रमा रूपी पुरुष के समान अपने हृदय को विकसित कर लेती है, उसको गले लगाने के लिए तैयार हो जाती है। जो वर्ल्ड इज टू मच विद अस में वर्ड्सवर्थ ने कहा था, ऐसा ही एक दृश्य यहां पर शेक्सपियर कहते हैं। और क्या कहते हैं शेक्सपियर ये कहते हैं कि किस प्रकार से जो सूरज की किरणें हैं, किस प्रकार से सूरज की किरणें, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो घास के मैदान में हरी घास को चूमने आ गई हो, उनको किस करने आ गई हो, ऐसी वो सूरज की किरणें लगती हैं। गिल्डिंग पेल स्ट्रीम्स विद हेवनली एल्कीमी, और इसके साथ वो ये कहते हैं लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से वहां पर कुछ दूसरा रंग सा छा जाता है, एक पीलापन सा पड़ जाता है। कहने का मतलब वहां पर उन किरणों में, और जो किरणें पड़ रही थी सीधे घास के मैदान पर टॉप से होते हुए वो ग्रासलैंड पर आ रही थी, उन किरणों के बीच में क्लाउड्स आ जाते हैं, तैरते हुए बादल उनके बीच में आ जाते हैं। और वो किसका काम करते हैं, वो एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। दोस्तों दो अर्थ है इसके, ध्यान रखना। पहला अर्थ फिजिकली, दूसरा नेचुरल। एक नेचुरल क्या है, नेचुरल तो वही है कि जो सूरज की किरणें हैं वो बाधा बन गई है बादल में, बादल के बीच में, और वो नीचे नहीं आ पा रही हैं। उसी प्रकार से दूसरा अर्थ ये है कि उनका जो दोस्त है वो उनसे उसी प्रकार से अलग हो गया है, जुदा हो गया है, जैसे कि सूरज की किरणें जो हैं वो अपने शिखर तक पहुंचने से, नीचे आने से जो है वो अछूती रह गई हैं। किसकी वजह से, उन तैरते हुए बादलों की वजह से। तो ऐसी ही ऑब्स्टिकल शेक्सपियर और WH के बीच में भी आई है। विद अगली रैक ऑन द सेलेस्टियल फिश, जो अगली रैक है, कहने का मतलब वो जो अगली क्लाउड्स हैं, जो वे बदसूरत बादल हैं, जो काले बादल हैं, ये जो तैर रहे हैं इस आकाश पर, उन्होंने रोक लगा दी है इस मिलन में। और वो जो विसेज है, वो जो एक चमक है, वो कहीं ना कहीं हाइड हो चुकी है, वो छुप चुकी है, वो अब ऐसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस तो आया है, कहीं ना कहीं चीजें बदली तो हैं, कहीं ना कहीं ये स्वरूप में चेंज हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है, ऐसा वो यहां पर कहना चाहते हैं। और वो जो संसार है वो अब ऐसा नहीं दिखता जैसा पहले था। वो इस बात को कहना चाहते हैं, स्टीलिंग अनसीन टू वेस्ट विद दिस डिसग्रेस। और फिर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं इस अपमान के साथ क्या जिया जा सकता है, शायद नहीं। तो कुल मिलाकर वो ये कहते हैं, इवन सो माई सन वन अर्ली मॉर्न डिड साइन, कि इवन वन मॉर्निंग माई सन विल शाइन। वो इस बात को कहते हैं एक सुबह मेरा जो सूरज है वो जरूर चमकेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरा जो सूरज है वो जरूर चमकेगा और उसकी किरण मुझ तक पड़ेगी, मेरे तक आ पाएगी।
कहने का मतलब वो जो ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आ गई हैं, वो जो उनका दोस्त भटक गया है, वो भटके हुए रास्ते से एक दिन फिर से लौट कर आएगा। और कहां लौट कर आएगा? वो कहते हैं मेरे पास मेरा दोस्त एक दिन फिर से लौट कर आ जाएगा। और जिस दिन वो लौट कर आएगा वो दिन बहुत ही एक सुखद दिन होगा उनके जीवन का, क्योंकि उसको उम्मीद है इस चीज की कि उनका जो दोस्त है वो लौटकर जरूर आएगा। और तभी तो वो ये कहते हैं, Yet him for this my love no white disdaineth। यही कारण है कि मेरा जो प्रेम है उसके लिए कोई नफरत या में नहीं बदला है और ना ही कोई निराशा मुझे इस बात की है, क्योंकि sons of the world may stain when heaven's sun stain। क्योंकि वो जिस प्रकार से सूरज की रोशनी रुक गई है, उसी प्रकार से मेरे दोस्त की जो एक सोच है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुई है। तो एक दिन होगा मेरा जो सूरज है, वो जो एक्चुअल सूरज है, उसकी किरणें धरती तक पड़ेंगी और ऐसे ही मेरे दोस्त का साथ मुझे फिर से मिलेगा। वो जो सूरज है उसकी किरणें मेरे पास फिर से आएंगी, फिर से मेरे ऊपर वो सूरज मंडराएगा। तो दोस्तों ये सोनेट थी, सोनेट नंबर 33, फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग हैव आई सीन। आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि इसमें क्या वो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारे अच्छे दिन देखे हैं, बहुत सारी ग्लोरियस मॉर्निंग्स को मैंने देखा है, और मैंने देखा है उस टॉप पर जो पर्वत का शिखर है वहां पर मैंने देखा है सूरज की किरणों को पड़ते हुए, और मैंने देखा है उन सूरज की किरणों को जो ग्रास लैंड है उसको किस करते हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से काले बादल आते हैं और उन काले बादलों में वो जो किरणें हैं वो रुक जाती हैं। वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल का काम करती हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बाधा का काम करती हैं, और वो जो बाधा है वो इस प्रकार से मंडरा रही है, और वो जो आकाश का जो सूरज की किरणें हैं वो चाहकर भी धरती को छू नहीं पा रही हैं। अब ऐसा ही वो कहता है कि ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ है, कि मेरा दोस्त भी मुझसे उस प्रकार से जुदा है जैसे कि वो सूरज की किरणें जो हैं वो अपने धरती के मिलन से जुदा हैं, उस प्रकार से मेरा दोस्त भी मुझसे अलग है। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त जरूर बदलता है, मौसम भी बदलता है, और मौसम आज खराब है तो कल सही भी होगा। तो वही एक पॉजिटिव मैसेज वो देना चाहते हैं कि फिर से वो जो सूरज की किरणें हैं, वो सूरज की किरणें जो हैं वो फिर से पड़ेंगी, और उस दिन मेरा जो दोस्त है वो मुझसे भी मिलेगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो दोस्त जो भटक गया है, अपनी राह को खो सा गया है, वो दोस्त फिर से वापस आएगा और हम फिर से एक हो पाएंगे। वो ये बात यहां पर कहते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको ये जो पोएम मैंने आपको समझाई ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और पोएम का टाइटल क्या है? फुल मैनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग हैव आई सीन। पोएम सोनेट नंबर 33। इसकी भी मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा इस पोएम की, ताकि आप अच्छी तरह से जब एक बार पोएम को पढ़ने के बाद में फिर दोबारा वीडियो सुनना। मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं भूलेंगे आप, सब कुछ अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। बस सबसे बड़ी चीज है अपना एटीट्यूड, अपना जो एक एटीट्यूड है, अपना जो एक इंटरेस्ट है, उसको आपको बनाकर चलना है। अपने इंटरेस्ट को कभी भी आपको मिटने नहीं देना है। अपनी रुचि को, जो आपके अंदर एक पोटेंशियल है, उसको कभी खत्म नहीं होने देना है। बस केवल और केवल सकारात्मक सोच रखनी है। सकारात्मक सोच जो है दोस्तों, कठिन से कठिन राह भी क्यों ना आ जाती हो, उन सभी को समाप्त कर देती है। उन कठिन राहों से हम आसानी से निकल जाते हैं। और इस बात को ध्यान रखना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यूलिसिस का उदाहरण दिया, नेवर टू यील्ड, आत्मसमर्पण मत करना, झुकना नहीं कभी, यह मत कर लेना। क्योंकि जिस दिन आपने हिम्मत हार गए कि सर मैं पीजीटी का सिलेबस तो इतना ज्यादा है, ये मैं कैसे कर पाऊंगी या कैसे कर पाऊंगा, टीजीटी के में सर कैसे तैयार करेंगे, इतने प्लेस कैसे होंगे, इतनी सोनेट्स कैसे होंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बस फिर तो बर्डन में आ जाओगे। और जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया कि कैसे होगा, तो बच्चा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। केवल सोचना है कि हो जाएगा, और 100% हो जाएगा। किसके साथ होगा? डिटर्मिनेशन के साथ होगा, आपकी विल पावर जो है उसके साथ होगा, इंटरेस्ट के साथ होगा। आपको उसमें रुचि बनाकर चलनी है, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना है, कुल मिलाकर मोहब्बत करनी है इस साहित्य से, जो कि मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि डूब जाना है और डूब कर ही पढ़ना है। और
इस तरह से पढ़ोगे तो मैं कहता हूं कि आप साहित्य के सागर में गोते लगाते हुए नजर आओगे। आपको साहित्य का हर अंश ऐसा लगेगा जैसे कि मानो अमृत की कोई बूंद आपने पी ली हो, उस प्रकार से आपको लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो इसको बर्डन में लेते हैं। हम इसको ऐसे लेते हैं कि टारगेट के रूप में कि मुझे तो एग्जाम निकालना है, केवल उस टारगेट से पढ़ना है। मैं कहता हूं वो टारगेट साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन उस टारगेट को बर्डन मत बनने दो, उस टारगेट को एक बोझ मत बनने दो। सब कुछ आ जाएगा और आप सीख भी रहे, आपने देखा भी होगा मेरे सिखाने के तरीके से, आपको लगता भी होगा कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको आपके इंटरेस्ट को बनाए रखकर मैं आपको इस तरह से सिखा दूं। और मैं आपको लिटरेचर में, कहते हैं ना कि लिटरेचर जो होता है, लिटरेचर का जिसने रसपान कर लिया वो उससे भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। तो लिटरेचर को आप अमृत की तरह पीना सीखो साथियों, क्योंकि लिटरेचर साहित्य, चाहे हमारा हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो, वास्तव में बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि जो पोएट्री है, आपने सुना होगा कि पोएट्री का पर्पस क्या होता है, कविता का पर्पस क्या होता है। कविता का पर्पस होता है प्लीज करना, प्लेजर देना, खुशी देना। तो वो जो खुशी कब मिलेगी, वो खुशी आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि आप क्वेश्चन आंसर रट रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को याद करके आपको खुशी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपको उसके डेप्थ में जाना होगा, आपको उस जड़ों में जाना होगा, उस माहौल में जाना होगा जिस माहौल में वो कंडीशंस हुई हैं। ऐसे माहौल को क्रिएट करना होगा, तब खुशी मिलेगी, तब आपको वास्तव में अच्छा लगेगा। तब लगेगा कि आप जो साहित्य के एक सागर है उसमें आप गोते लगा रहे हैं, तब आपको लगेगा। अदरवाइज मैं कहता हूं कि आपको कभी साहित्य आ ही नहीं सकता, अगर जो आप उसमें डूबेंगे नहीं। तो डूबना तो साथियों जरूरी है, तो ये बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सोनेट की, हम बात करते हैं दोस्तों, जो आज मैं आपको नेक्स्ट सोनेट पढ़ाने वाला हूं उसकी अब हम बात करते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको अभी सोनेट कराई, सोनेट नंबर 1। सोनेट नंबर 1 में आपको पता है कि सोनेट नंबर जो 1 है हमारी, वो शेक्सपियर की चिंता थी WH को लेकर, आने वाली जनरेशन को लेकर। और इसके बाद हमने जो सोनेट की वो सोनेट नंबर 33, जिसमें वो बात करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो दोस्त है वो इस प्रकार से उसमें चुंगल में फंस गया है और समय के कि वो निकल नहीं पा रहा है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जो बादल होते हैं वो सूरज की किरणों का रास्ता रोक देते हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे रास्ता? एक दिन ऐसा आएगा कि वो बादल हट जाएंगे और फिर एक नया उजाला होगा। तो उस दिन उनको उम्मीद है कि उनका जो दोस्त है वो उनसे जरूर मिलेगा, तो ऐसी वो उम्मीद करते हैं। अब बात हम करते हैं सोनेट नंबर 154, क्योंकि पहली और आखिरी सोनेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लिया जाता है। इस वजह से मैं आपको सोनेट के जो लास्ट डे हमारा सोनेट का चल रहा है, इसमें मैं इसी वजह से आपको फर्स्ट और लास्ट सोनेट में आपको जरूर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि ये सोनेट किस बारे में है, किस चीज को दर्शाती है। ये जो सोनेट है दोस्तों, ये जो सोनेट है ये दर्शाती है यहां पर एक प्यार के एक तरीके को, और डार्क लेडी को ये एड्रेस है सोनेट। और इसमें उन्होंने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं, एक जो फिजिकल लव है उसको भी हम कह सकते हैं कि उसको दर्शाया है। और ये भी दर्शाया है कि ये जो फिजिकल लव है ये कितना पावरफुल एज वेल एज डेंजरस भी होता है। तो वो चीज यहां पर इस पोएम में दर्शाई गई है। दोस्तों ये सबसे पहली बात है किस बारे में, जो क्यूपिड है, जो लव गॉड है, जो दोस्त ये एक कहानी के रूप में एक सोनेट है और एक कहानी को सोनेट का रूप दिया गया है। और शेक्सपियर ये कहते हैं एक बार जो लव गॉड थे वो आराम कर रहे थे, वो सोए हुए थे। और आप जानते हैं कि जो लव गॉड है उनके अंदर क्या चीज भरी हुई है, आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, फुल ऑफ लव। वो पूर्ण रूप से प्रेम से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। और उस समय वो क्या थे, वो सोए हुए थे, वो सोए हुए थे। और सोए हुए थे इसका मतलब ही वॉज नॉट इन लव दैट टाइम, वो समय प्रेम में नहीं थे, वो एंगेज नहीं थे प्रेम में, वो उनका खाली समय था, वैकेंट टाइम था। और उस वैकेंट टाइम में वो आराम कर रहे थे, वो सोए हुए थे। अब जब वो सोए हुए थे तो उस समय जो बहुत सी
अप्सराएं होती हैं, कहने का मतलब जो ब्यूटीफुल स्पिरिट्स यहां पर हम कह सकते हैं, जो मेट्स यहां पर कहा गया है डायनाज मेट्स, कि जो सुंदर परियां, जो आकाश की परियां होती हैं, सुंदर परियां, वो आकाश से उतर कर आ गईं और उन्होंने सोचा कि आज हम क्या करेंगे, आज हम इसकी चेस्टिटी को, जो लव गॉड है इनकी चेस्टिटी को आज हम नष्ट कर देंगे। आज जो इनकी जो चेस्टिटी है, जो इनकी पवित्रता है, जो इनकी प्योरिटी है, उसको नष्ट हम कर देंगे। और उन्होंने ये डिसीजन लिया, उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब वो क्या, उन्होंने क्या किया, तो वो जो स्त्रियां थीं वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए, ठीक है ना, वो उनके पास पहुंच गई। किसके पास? लव गॉड के पास वो पहुंच जाती हैं और लव गॉड के संपर्क में वो आती हैं। इसके जस्ट बाद वो क्या करती हैं, इसके जस्ट बाद वो वहां पर एक, दोस्तों, एक झरना होता है और जो एक पोंड टाइप का है, वहां पर जाकर वो एक तरह से एक स्नान, हम कह सकते हैं, एक स्नान वो वहां पर करती हैं। और जब वो बात करती हैं तो उनका जो वहां पर जब उन्होंने बात किया था, तो वो जो झरना था, वो कैसा हो चुका था? वो झरना पूर्ण रूप से इस प्रकार से हो चुका था, एक गरमाई से भरा हो चुका था, फुल ऑफ हीट। हम कह सकते हैं कि प्रेम की ज्वलन, प्रेम का जो एक हीट था, प्रेम की एनर्जी बोलिए, प्रेम की हीट बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो प्रेम की हीट उस झरने में आ गई थी, उस झरने में आ गई थी। तो कहने का मतलब जब झरने में आ गई होगी तो पानी कैसा हो गया होगा? पानी गर्म हो गया होगा, पानी बहुत ज्यादा उबाल खा रहा होगा। और ये प्रेम की गर्मी के कारण था, जो पानी जो था वो इतना उबाल आने लगा उस पानी में। अब क्या हुआ? उसी बीच में जो शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर जो पोइट हैं, अब पोइट को भी लगा कि मेरा जो डिसीज है, मैंने सुना है कि इसमें मैं हाथ लगा लूंगा इस झरने में, मतलब अगर जो मैं अपने हाथ पैर धो लेता हूं या फिर खुद एक स्नान कर लेता हूं, तो क्या होगा? मेरी जो डिसीज है वो सही हो जाएगी, मेरी बीमारी सही हो जाएगी। अब उस बीच में जब वो उसके पास आते हैं, तो वो है वाटर जो है, क्योंकि उनको लगा था कि ये प्रेम का झरना है, उनको ऐसा पता था, क्योंकि इसमें जो प्रेमिकाएं हैं या फिर जो परियां हैं, उन्होंने अपने आप को जो उसके मतलब एक तरह से उसके हवाले कर दिया था उस झरने के, तो कहीं ना कहीं वो उनके प्रेम की तृप्ति कर सकता है, शेक्सपियर को ऐसा लगा। तो जब वो जाते हैं वहां पर और उस झरने के समीप जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बल्कि उस झरने पर जाकर वो खुद को एक तरह से जला लेते हैं। वो झरना जो है वो उनको गर्म कर देता है, लेकिन उनके जो प्रेम है, उनका जो प्रेम है, प्रेम की जो वासना है, उसको वो कूल डाउन नहीं कर पाता, क्योंकि उस झरने में क्या थी? उस झरने में एक एनर्जी थी, उस झरने में एक हीट थी। और वो हीट कैसे आई थी उसकी मैंने आपको पूरी कहानी बताई। तो दोस्तों, ये जो पोएम है ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। और इसकी अगर जो मेन लाइंस की हम बात करें, तो सबसे पहले टाइटल की हम बात करेंगे कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। इस पोएम का टाइटल क्या है? तो दोस्तों, इस पोएम का टाइटल है द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप। द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप। जो लिटिल लव गॉड थे, एक बार वो सोए हुए थे, ऐसी अवस्था में थे। लेड बाय हिज साइड हर्ट फ्लेमिंग ब्रांड। और उनके जो दिल में एक ज्वाला थी, एक एनर्जी थी। दैट वॉज द वाइटलिटी ऑफ लव, द एनर्जी ऑफ लव, द पावर ऑफ लव, द हीट ऑफ लव। वो प्रेम की ज्वाला थी, वो प्रेम की एनर्जी थी जो उनके हृदय से होकर निकल रही थी। वाइलेस्ट मैनी निम्स दैट वाउड चेस्ट लाइफ टू कीप केम ट्रिपिंग बाय। तब बहुत सी जो परियां थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसकी जो ये लव गॉड है, इसकी पवित्रता को हम कहीं ना कहीं भंग करेंगे। बट इन हर मेडन हैंड द फेयरेस्ट वाटरी टुक अप दैट फायर विच मैनी लीजियस ऑफ ट्रू हार्ट्स हैड वर्न। And so the general hot desire was sleeping but a virgin hand disarmed. और तब एक परी आई, उसने उस पूरी ज्वाला को अपने अंदर समा लिया। और उसके बाद क्या था? दिस ब्रांड शी क्विंस्ड इन ए कूल
वेल बाय। इसके बाद वो कहां चली गई? एक स्प्रिंग, एक झरने के पास स्नान करने चली गई और वहां पर उस झरने को उसने उस ज्वाला से क्या कर दिया? उस ज्वाला से वो झरना भी गर्म हो गया, पूरा हीट से हो गया, पूरा का पूरा वो फुल ऑफ हीट। और हीट किस चीज की? प्रेम की हीट से हो गया। ग्रोइंग ए बाथ हीट हेल्थफुल रेमेडी। और वो ऐसा बन गया कि वहां पर जाकर अगर जो कोई व्यक्ति स्नान कर ले उस झरने में तो वो उसके लिए उपचार का काम करने लगे। इस प्रकार का वो झरना बन गया। वो झरना कहने का मतलब प्रेम रूपी दवा के रूप में वो झरना जाना लगा। उस झरने को लोग प्रेम की दवा के रूप में जानने लगे। अब क्या हुआ? और एक व्यक्ति आता है जो कि अपनी प्रेमिका से छला हुआ व्यक्ति है, डिसीव किया है। दोस्तों ये कोई और व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति है खुद विलियम शेक्सपियर। वो वहां पर पहुंचते हैं और किस लिए पहुंचे? केम देयर फॉर क्यूर, इलाज के लिए वहां पर पहुंचे। बट दिस बाय दैट आई होप आई प्रूव लव्स फायर हीट्स वाटर, वाटर कूल्स नॉट लव। जो लव्स फायर है वो क्या करती है? जो प्रेम की जो फायर है वो हीट करती है, बल्कि वो प्रेम को कूल डाउन नहीं कर सकती। तो उसकी जो ज्वाला थी, उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो पैशन थी, वो और बढ़ती चली गई। वो कहते हैं ना, लाख छुपा लो छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो यही है कि जो प्रेम होता है वो तो आंखों से बयां हो जाता है, और जो प्रेम की जो ज्वाला होती है, जो एनर्जी होती है, वो इस प्रकार से होती है जैसे शेक्सपियर कहते हैं, वो कितना ही आप बुझाने की कोशिश कर लो वो बुझ नहीं सकती। इसी प्रकार से यहां पर वो ये कहते हैं कि वो जो झरना था, जिसको ये कहा जाता था कि ये झरना उपचार के रूप में यूज किया जाता है, ये झरना एक रेमेडी है, लेकिन वो झरना भी शेक्सपियर का वो उपचार नहीं कर सका। वो उपचार शेक्सपियर का नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको 3 सोनेट्स पढ़ाई। उम्मीद है कि ये तीनों सोनेट्स आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो गई होंगी और आपको अच्छी तरह से ये सोनेट्स समझ में आई होंगी। और ये इसके साथ साथ साथियों जो प्रीवियस सोनेट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, जो प्रीवियस सोनेट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो आपको अच्छी तरह आ ही चुकी हैं, वो आप समझ चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जाते जाते मैं सोच रहा हूं कि जो प्रीवियस सोनेट्स हैं एक बार उनका भी रिवीजन क्यों ना करा दो। तो चलो एक छोटा सा रिवीजन ले ही लेते हैं, अभी क्लास का एंड नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन मैं क्लास का करा देता हूं, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि जब आज हम इसको एंड ही कर रहे हैं तो क्यों ना एक फिर से रिवीजन जरूर हो जाए। तो क्योंकि ये 3 सोनेट्स तो आपको क्लियर हो गई होंगी, इससे पीछे की सोनेट्स का एक छोटा सा रिवीजन बनता है, वो मैं आपको करा देता हूं। और एक बात और, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पूरे हो चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जल्द ही 1 या 2 दिनों में, आज मैं ग्रामर की क्लास नहीं लूँगा, तो जल्द ही 1 या 2 दिनों में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, वो आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। उसको हम लाइव सेशन में ले लेंगे, तो वो भी आपको कराए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इनकी सोनेट्स की। तो दोस्तों सबसे पहले जिस सोनेट की हम बात कर रहे हैं वो सोनेट है हमारी सोनेट नंबर 29, वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज। ये इसका टाइटल है कि वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज। यहां पर जो शेक्सपियर है वो दुखी हैं, वो निराश हैं। और किस बात को लेकर निराश हैं? वो निराश हैं दूसरों की सफलता को देखकर, दूसरों की सक्सेस को देखकर, दूसरों के इन्फ्लुएंस को देखकर। जब दूसरे आपने देखा होगा जब दूसरे तरक्की करते हैं ना, तो हमें उनको देखकर, हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, मानव का नेचर ही ऐसा है। अलेक्जेंडर पॉप कहते हैं, नाउ देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, कि भगवान की जांच परख मत करो, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत करो, जानना है तो सबसे पहले खुद को जानो। लेकिन हम कहाँ जानने की कोशिश करते हैं? हमारा तो नेचर ही ऐसा है। इसके साथ साथ ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट बन चुका है, ये मानवीय नेचर बन चुका है कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए टेनिसन की पोएम ब्रेक 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 का, जिसमें वो ये कहते हैं
ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर्स एट प्ले। कितना भाग्यशाली है वो मछुआरे का लड़का जो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, चिल्ला रहा है। कहने का मतलब उस मछुआरे के लड़की की खुशी भी इन पे बर्दाश्त नहीं हो रही। ओ वेल फॉर द सेलर्स लेट दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द वे। वो बेचारा नाविक का लड़का नाव में गा रहा है, भैया तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है टेनिसन। लेकिन उनको उसकी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि वो तो दुखी है, उनका जो दोस्त है वो मर चुका है। तो कहने का मतलब हम जब दुखी होते हैं तो हम चाहते हैं सामने वाला भी दुखी हो जाए। वो चीजें होती हैं, वो मानव का नेचर होता है। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर भी यहां पर आ गए हैं इस झांसे में। और शेक्सपियर क्या कहते हैं, शेक्सपियर यहां पर अपने जीवन पर विलाप कर रहे हैं क्योंकि जो उनके कंटेम्परेरीज हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्राप्त कर रहे हैं, वो लिटरेरी इन्फ्लुएंस को प्राप्त कर रहे हैं। तो लेकिन वो अपने आंसू बहाते हैं जो शेक्सपियर हैं दूसरों की तरक्की देखकर, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन उनकी जो प्रार्थना है वो यूजलेस चली जाती है, वो यूं ही निरर्थक चली जाती है, वो बिगड़ जाती है। जो उनकी प्रार्थना है वो निरर्थक हो जाती है, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता उनकी प्रार्थना का, ऐसे उनकी प्रार्थना हो जाती है। और फिर क्या होता है, वो ये कहते हैं कि फिर मैं अपनी तरफ देखता हूं और खुद को कर्ज करने लगता हूं, खुद को अभिशाप देता हूं कि मैं ऐसा क्यों हूं। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया। मैं भी तो दूसरों की तरह बनना चाहता हूं, मुझे भी वो शोहरत चाहिए, मुझे भी वो शोहरत चाहिए, मुझे भी वो तरक्की चाहिए जो दूसरे लोगों के पास है। लेकिन मुझे मिला क्या है, कुछ भी नहीं मिला। तो वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अपने दोस्त की तरफ, उनका जो दोस्त है वो ऊपर उठ रहा है, वो तरक्की को प्राप्त कर रहा है, तो दोस्त के बारे में सोचकर कहीं ना कहीं खुशी होती है, कहीं ना कहीं खुशी होती है। और फिर वो अपनी तुलना वो एक लार्क की तरह करते हैं कि मैं तो एक ऐसी चिड़िया की तरह हूं जो अभी नीचे बैठी है, लेकिन अभी तो उड़ान बाकी है मेरे दोस्तों, अभी तो बहुत ऊंचा उड़ना है, तो बहुत आगे बढ़ना है। और यही उम्मीद अगर जो आप भी अपने जीवन में रखें तो सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे, सफलता जरूर आपके कदमों में आएगी। तब जब आप ऊंची उड़ान भरना सीख लेंगे, और कहां से, नीचे होकर, डाउन टू अर्थ तो होना ही है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ होना है। और गर्व किस बात का, गर्व तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम तो माटी के पुतले हैं, मिट्टी का ढेर है हम। और जो लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं, मैं उनसे ज्यादा एक बेकार व्यक्ति इस जीवन में नहीं समझता कि पता नहीं लोग किस बात का प्राइड एंड प्राउड करते हैं, वो किस बात का गर्व करते हैं। क्योंकि मिट्टी की काया है, मिट्टी में मिल जाएंगे, डोस द वार डोस द रिटर्न नेस्ट। लेकिन हम घमंड करते हैं, हम बहुत ज्यादा जो है अपने ऊपर अभिमान करते हैं। ऐसा अभिमान कदापि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एक हम्बल नेचर होना चाहिए इंसान का। उस हम्बल नेचर के साथ चाहे भले ही कितनी ही कामयाबी क्यों ना मिल जाए, कितने ही ऊंचे क्यों ना पहुंच जाएं, हमें अपनी जो एक गौरव है, अपनी जो गरिमा है और अपनी जो मिट्टी की महक है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही होना चाहिए और सच्चे जीवन का उद्देश्य भी यही होता है। मेरा तो यही मानना है और मैं यही चाहता हूं कि जो लोग मेरे से जुड़े हुए भी हैं वो भी फालतू का, व्यर्थ का अभिमान ना करें, किसी भी चीज पर अभिमान ना करें। अगर आपके पास कुछ चीज है तो भी अभिमान ना करें, नहीं है और उसकी प्राप्ति हो जाती है तब भी अभिमान ना करें। तो अभिमान व्यर्थ है, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें लास्ट में वो एक पॉजिटिव मैसेज यही दे देते हैं कि मैं तो एक चिड़िया की तरह अभी एक उड़ान भरूंगा, और वो उड़ान जो है मुझे इस तरह की उड़ान होगी जो मैं अपनी तुलना राजाओं से कर पाऊंगा, जो राजा होते हैं उनसे मैं अपनी तुलना कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी सोनेट नंबर, जो हमारी ये सोनेट थी, सोनेट नंबर 29, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून मेंस आइज। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सोनेट नंबर 18 की तरफ। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये भी वो अपने दोस्त को एड्रेस कर रहे हैं सोनेट को, और वो ये कहते हैं क्या मैं तुम्हारी तुलना समर्स के डे से कर दूं। समर्स का जो टाइम होता है वो पूरा खुशी से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ प्लेजेंट होता है, मतलब फुल ऑफ प्लेजर हम कह सकते हैं, खुशी से भरा हुआ समर का टाइम होता है, गर्मियों का टाइम होता है। लेकिन उनका जो दोस्त है उसकी जो कला है, उनके दोस्त की जो कला है
वो और ज़्यादा माइल्ड है, वो और ज़्यादा हम्बल है, जो उनके दोस्त की कला है। और जो समर्स का टाइम होता है दोस्तों, समर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत शॉर्ट टाइम के होते हैं और उसमें सूरज की हीट भी इतनी हो जाती है और जब गर्म हवाएं चलती हैं तो वो फूलों से उनकी पत्तियां, उनकी कलियां, उनकी पत्ती और उनकी कलियां जो हैं वो स्पेशली फूलों से छीन ली जाती हैं। ऐसा समर्स में होता है। और लेकिन वो ये कहते हैं तुम्हारी जो एटर्नल समर है, एटर्नल समर, एटर्नल ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, जो एटर्नल ब्यूटी है उनके दोस्त की, वो ये कहते हैं वो तो कभी फेड नहीं होने वाली, वो कभी मरने वाली नहीं है और वो किसी से भी मृत्यु भी उस एटर्नल समर को समाप्त नहीं कर सकती। और जब तक सांसें चलती रहेंगी, आंखें देखने का काम करती रहेंगी, तब तक तुम्हारा जो ये सौंदर्य है ये कविता के रूप में बना रहेगा। दोस्तों ये लाइंस, ये कपलेट हमें याद दिलाती है इनकी कपलेट, जिसमें वो कहते हैं दैट इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की। तो वही, सॉरी, वो उसकी सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी की जो लाइन कपलेट आती है उसकी वो याद दिलाती है। अब इसके बाद हम बात उसी सोनेट पर आ जाते हैं, सोनेट नंबर 65 पर, सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी। इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं। ये पहाड़, ये पर्वत, ये पृथ्वी, ये विशालकाय समुद्र, ये सभी चीजें अपने सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। लेकिन दुख का विषय यह है इनके ऊपर भी एक ताकत है, और वो ताकत क्या है? वो ताकत है समय की ताकत। समय इतना बलवान है, समय इतना शक्तिशाली है कि वो क्या करता है, वो इन चीजों को नष्ट कर देता है। तो कवि को चिंता होती है ब्यूटी की, ब्यूटी जो कि फूल से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। इट इज एज सॉफ्ट एज अ फ्लावर, वो इतनी सॉफ्ट है जितना कि एक फ्लावर होता है उसकी तरह सौंदर्यता इतनी सॉफ्ट है, तो उसको लगता है कैसे वो उस सौंदर्यता को थाम कर रख सकता है, वो सौंदर्यता जो कि फूल की तरह नाजुक है। जिस प्रकार से अच्छे दिनों को थाम कर नहीं रखा जा सकता विपरीत दिनों के खिलाफ, उसी प्रकार से सौंदर्यता को कैसे थाम कर रखा जा सकता है। कौन है वो जो समय के बढ़ते हुए कदमों को पीछे धकेल दे? कौन है जो वो समय से कह दे कि उसकी प्रेमिका की सौंदर्यता को नष्ट ना करे? शायद कोई नहीं। तभी तो वो लास्ट में कहते हैं, ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइड दैट इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट। बस अब तो एक चमत्कार होगा और काली शाही में मेरा जो प्यार है वो चमकता रहेगा, वो हमेशा एक इमोर्टल रूप में मेरा प्यार बना रहेगा। तो वो बात इस कपलेट में कहते हैं। द लास्ट कपलेट, जो ये कपलेट आती है जिसमें वो कहते हैं कि दैट इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, कि काली शाही में जो मेरा जो प्रेम है वो हमेशा बना रहेगा। एंड व्हाट इज ब्लैक इंक? ब्लैक इंक स्टैंड्स फॉर पोएट्री। ब्लैक इंक का मतलब दोस्तों क्या है? ब्लैक इंक का मतलब है पोएट्री। इसके बाद हम आते हैं सोनेट नंबर 144 पर। सोनेट नंबर 144 आप समझ ही चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूं टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डेस्पेयर, कि दो प्रेम मेरे पास हैं। एक प्यार तो कंफर्ट वाला है और एक प्यार निराशा देने वाला है। दो प्यार है मेरे पास, कौन कौन से? कंफर्ट और डेस्पेयर वाले। अब ये कंफर्ट कहां से मिलता है और डेस्पेयर कहां से मिलता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कंफर्ट कहां से आता है। तो दोस्तों यहां पर एक तरफ तो वो बात कर रहे हैं अपने दोस्त WH की, और दूसरी तरफ वो बात करते हैं डार्क लेडी की, कि मेरा जो दोस्त है, मतलब दो स्पिरिट है मेरे पास, एक तो बेटर है और एक वर्सर है। बेटर वन जो है वो एक एंजल है, और जो वर्सर है वो कलरडेल है। कहने का मतलब बुरे कैरेक्टर वाली है, बुरे कंडक्ट वाली है, जो और बुरे कलर वाली है, डार्क कलर है उसका। तो कुल मिला के वो कौन है? डार्क लेडी है। और इसमें किसने क्या किया है? जो उसका जो ये वर्सर स्पिरिट है उसने कहीं ना कहीं ठग लिया है, डिसीव कर दिया है। किसको? एंजल को। तो इस बात को लेकर ये है, और कहीं ना कहीं उसकी प्योरिटी को उसने नष्ट कर दिया है। अपने प्राइड से उसकी प्योरिटी, उसके दोस्त की प्योरिटी को उसने नष्ट कर दिया है। लेकिन वो कहता है दोनों ही मेरे लिए कीमती है।
मेरा दोस्त भी मेरे लिए कीमती है, मेरी प्रेमिका भी मेरे लिए कीमती है, और मेरी प्रेमिका ने मेरे दोस्त को डिसीव कर लिया है, उसकी प्योरिटी को नष्ट कर दिया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? बहुत डाउट है, और मैं तब तक इस डाउट में रहूंगा जब तक मेरा दोस्त जो है, जो मेरा गुड एंजल है, वो बैड एंजल से फ्री नहीं हो जाता, तब तक मैं इस डाउट में, संदेह में रहूंगा। तो वो इस बात में ये कहते हैं कपलेट इस तरह से वो पूरी करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोनेट नंबर 150 की, जिसमें वो डार्क लेडी की एक तरह से उसकी ताकत की बात करते हैं, उनकी एप्रिसिएशन की बात करते हैं, उनकी एक पावर ऑफ लव की हम कह सकते हैं वो बात करते हैं डार्क लेडी को लेकर। और वो क्या कहते हैं, ओ फ्रॉम व्हाट पावर्स हैस्ट दाउ पावरफुल माइंड, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि तुमने मेरा दिल ही चुरा लिया, तुमने मुझसे मेरे दिल को चुरा लिया, ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर कहां से आई? और मैं केवल और केवल, क्योंकि लोग तुम्हें फॉल्स कहते हैं, लोग तुम्हें बैड कंडक्ट वाली कहते हैं, लेकिन उन बुराइयों में भी मैं केवल और केवल सोच रहा हूं किसके बारे में? तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में। मैं उन बुराइयों में सोच रहा हूं, उन बुरे कार्यों में मैं तुम्हारी अच्छाई की तरफ देख रहा हूं। तो दूसरे लोग तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन उसी नफरत ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने का मौका दिया है, तुमसे प्यार करने का मौका दिया है, उस चीज को मैं देख रहा हूं। तो मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता कि दूसरे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, और वो लास्ट कपलेट में अपनी ये कहते हैं कि तुम्हारी अयोग्यता ने मुझे योग्य बनाया। किस लिए? तुमसे ज्यादा प्रेम करने के लिए, तुमसे ज्यादा प्रेम करने के लिए तुम्हारी अयोग्यता ने मुझे योग्य बना दिया। वो इस बात को वहां पर वो कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोनेट नंबर 147 की दोस्तों, और ये जो सोनेट नंबर 147 है, इसका टाइटल है माई लव इज एज अ फीवर लॉन्गिंग स्टिल। मेरा जो प्रेम है वो किसकी तरह है? बुखार की तरह है, एक ज्वर की तरह है, और वो ज्वर जो बढ़ता चला जाता है, वो बीमारी, वो बुखार जो किसके संपर्क में आकर ज्यादा बढ़ता है? जब वो अपनी प्रेमिका के संपर्क में आता है, जो पॉइंट है, तो उसका जो ज्वर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसको ये चिंता है, एक तरफ तो वो ये सोच रहा है कि वो अपनी प्रेमिका से शादी कर ले, उसके साथ रहना चालू कर दे, लेकिन दूसरी तरफ वो सोचता है अगर जो मैंने ये डिसीजन लिया तो इसका मतलब तो ये होगा कि मृत्यु को गले लगाना होगा, कि मैं तो अपनी मृत्यु को खुद गले लगा रहा हूं। मैं अपनी प्रेमिका से शादी करके, इसका मतलब मैं खुद को मृत्यु के प्रति इनवाइट कर रहा हूं, मृत्यु को अपने प्रति इनवाइट कर रहा हूं, सॉरी। तो वो ये बात कहना चाहता है। तो कुल मिलाकर जो उसका डॉक्टर है वो ये कहता है भाई तुम्हारा जो इलाज है वो हो नहीं पा रहा है, क्या तुम उसका प्रिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर रहे हो? वो कहता है मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? और फिर कुल मिलाकर वो लास्ट में ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कैसा समझा था? मैंने तुम्हें फेयर समझा था, मैंने तुम्हें ब्राइट समझा था, लेकिन तुम कैसी हो? तुम तो ब्लैक हो, ब्लैक, और उस तरह से ब्लैक हो जैसे कि रात का अंधेरा होता है। डार्क लेडी को वो रेफर करते हैं कि तुम तो रात के अंधेरे की तरह काली लगती हो, और इस प्रकार से लगती हो, तुमने मेरी जो है इच्छाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया है। और ये बात वो ये कहते हैं। तो इसमें भी उनके मॉरल कंडक्ट पर, एक तरह से डार्क लेडी के मॉरल कंडक्ट पर अटैक किया है किसने? शेक्सपियर ने। तो ये बात वो उसमें कहते हैं उस सोनेट में। इसके बाद हम बात करते हैं लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की, सोनेट नंबर 116 की, जिसमें वो ये बताते हैं कि सच्चे प्यार के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्यार प्यार नहीं होता जो किसी के झुकाने से झुक जाए, किसी के मिटाने से मिट जाए। सच्चा प्यार तो जो है वो एक फिक्स्ड मार्क यानी कि पोल स्टार की तरह होता है, जो कि अपनी डायरेक्शन को नहीं छोड़ता, और जो भटके हुए जहाज होते हैं उनको रास्ता और राह दिखाने का काम भी वो तारा करता है। तो सच्चे प्रेमी भी उसी प्रकार से एक आइकॉन होते हैं भटके हुए प्रेमियों के लिए, भटके हुए समाज के लिए, लेकिन हम उनकी योग्यता को नहीं जान पाते। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि उस ध्रुव तारे की केवल हम ऊंचाई देखते हैं, उसकी योग्यता को नहीं जानते। और फिर लास्ट में वो कहते हैं अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, जो भी मैंने कहा, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर इट नो मैन एवर लव, अगर जो मैंने कुछ गलत कहा हो और कोई ये मेरे ऊपर सिद्ध कर दे कि मैंने गलत कहा है, तो मैं
कभी कविता नहीं लिखूंगा और समझूंगा कि कभी किसी ने किसी से प्यार किया ही नहीं। मैं ऐसा समझूंगा अगर जो कोई मेरे ऊपर इस बात को प्रूफ कर दे। अब इसके बाद दोस्तों जो 3 पोएम्स मैंने आज आपको पढ़ाई वो तो ऑलरेडी मैं आपको अच्छी तरह पढ़ा ही चुका हूं। तो ये सारी पोएम्स जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। इनसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं शेक्सपियर की, इनसे ही एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करें और अपनी जो एक इच्छा शक्ति है उसको बनाए रखें। अपनी विल पावर को कभी भी जो है नीचे ना आने दें, उसको आपको केवल अपलिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ बढ़ाना है और आपको अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करके रहना है। बर्डन के साथ नहीं, एंटरटेन के साथ, प्लेजर के साथ। और लिटरेचर तो प्लेजर का दूसरा नाम हम कह सकते हैं। अगर जो आप दिल से लिटरेचर को पढ़ते हैं तो लिटरेचर आपको कभी दगा नहीं कर सकता। आप लिटरेचर आपसे और आप लिटरेचर से उतना ही लगाव रखने लगेंगे अगर जो आप लिटरेचर में डूबने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स भी जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।